हेलो वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये बुक हमारे वेबसाइट encyclohub.com पर अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बुक आपके लिए ज़रूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है आप नोट कर सकते हैं 9009368238। इस नंबर पर आप ये नंबर नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप उस पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो चलिए बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो ये जो बुक है ये केवल ओनली एमएससी स्टडीज़ हैदराबाद के लिए नहीं है, आपके कोलकाता यूनिवर्सिटी प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काम आएगी। तो चलिए इसमें बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे कि ये एनसाइक्लो हब ने इसको बनाया है, जो कि हमारी वेबसाइट है, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसमें मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम प्रियांशु जैन, और चलिए एक एक करके क्वेश्चन देते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स 2010 सॉल्व बाय एनसाइक्लो हब। इसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2010 में, वो फर्स्ट क्वेश्चन था 5 रेड balls and 4 blue balls are to be placed in the 2 bags numbered 1 and 2. So इसमें आपको इन विच कैन बी डन इज, तो आपको इसमें क्या बोला गया है कि 5 रेड balls है और 4 blue balls है, आर टू बी प्लेस इन 2 bags नंबर्ड 1 and 2। दो बैग्स हैं यहाँ पे, उनमें हम इसको प्लेस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी डन, तो कितने तरीके से आप इसको डन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपका कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं। वी वांट टू प्लेस इन 2 बैग्स हमारे पास हैं यहाँ पे, जिसका नाम है 1 and 2, एंड ईच बॉल कैन गो इनटू वन ऑफ द 2 बैग्स। तो इसमें से कोई भी बैग में कुछ भी बॉल जा सकती है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। Since the balls are all lying and the bags are numbered, the order in which you place them does not matter. So for each of the 9 balls, 2 choices, therefore the total number of the bags is 2 to the. So in this case, very simple probability, if you have 2 bags, so 2 and the total balls are here 9 balls. So simply our answer will be 5 है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो बैग्स होते हैं उसमें जिसमें हमें बॉल डालनी है उसे आप रखते हैं नीचे, और आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं वो है 9, उसको रखते हैं आप ऊपर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये 2010 का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप बात करते हैं कि कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स सेल्स फॉर डिसमिसिंग 4 ऑफ इट्स 10 सेल्स पीपल, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। तो ये कंपनी में आपने ये बोला है कि कंपनी है वो अपनी सेल्स को रिड्यूस करना चाहती है और बाय डिमिसिंग 4 ऑफ इट्स 10 सेल्स। सो इन हाउ मेनी वेज, यहाँ पर सिंपल सा ये है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो आपकी 10th क्लास 11th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये दिया गया है, जिसमें आपको सिंपल आपको ये सॉल्व करना है 10C4। जब आप 10C4 सॉल्व करेंगे तो 10 4 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 4 फैक्टोरियल के तरीके से, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 210। तो इस तरीके से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 210, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने इसको सॉल्व किया। ये जो है 10 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने बताया था आपको ऊपर, इसको हम 10 फैक्टोरियल लिखेंगे प्लस 4 फैक्टोरियल लिखेंगे इनटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि आपका जो आएगा वो आएगा 6 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 210। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें आपको मैं ये वाला क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 2 बॉक्सेस कंटेन 100 balls which are marked 1 to 100। आपके पास 2 बॉक्सेस है, ठीक है, उसमें आपको बोला है कि 100 बॉल्स है और जिन पर 1 से लेके 100 तक ऐसा नंबर लिखा हुआ। फिर बोला कि इसमें से एक बॉल हमने पिकअप किया, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls बेयर द सेम नंबर।
सो आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी बताना है कि आप अगर कोई एक बॉल चूज करते हैं तो उस पर व्हाट इज दैट टू बॉल्स बियर द सेम नंबर, तो आपको सेम नंबर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स बियर द सेम नंबर यू नीड टू कंसीडर द फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे जो दिया है वो दिया है आपको कि 100 बॉल्स इन ईच बॉक्स। आपके पास जो है टोटल बॉक्स जो बॉल्स दिए हैं वो दिए हैं आपको टोटल 100 इसमें दिए हैं, 100 इसमें दिए। तो यहाँ आपके पास 200 बॉल्स। अगर बात करते हैं कि देयर आर टोटल ऑफ 10,000, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 तरीके से आप बॉल्स सपोज करते हैं मेरे पास 2 बॉक्स है और ये 2 बॉक्सेस में मेरे पास 100 बॉल्स रखी है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। अब इन 100 बॉक्सेस बॉल्स में से अगर मैं ऐसे एक बॉल निकालता हूँ इसमें से दूसरी, मान लो इसमें से मैंने 2 नंबर की बॉल निकाली और इसमें से 5 नंबर की बॉल निकाली, ये एक पॉसिबल वे होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे वो होंगे आपके 10,000 पॉसिबल वेज। अब बात करते हैं देयर आर 100 ways to choose a ball with a specific number and if the two balls they are the same number there are 100 such pairs। आपको ऐसे 100 such pairs मिल सकते हैं। अब इसका probability when the two balls be at the same number is probability equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcomes। So probability equal to 100 favorable pairs divided by 10,000 pairs। probability निकालने के लिए number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes। So 100 favorable pairs divided by total 10,000 pairs। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने पड़ेंगे जो कि 10,000 है। 10,000 लिख लिया, देन इसके बाद 100 से आपको इसको तो 100 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 1/100 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी केस में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है तो उस केस में आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जो कि है आपका रैंडमली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई से भी ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें बोला है कि रैंडम वेरिएबल x follows a binomial distribution with parameter n is equal to 10 and p is equal to 0.5। तो यहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल x दिया है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जान लेते हैं किस टॉपिक से लिया गया है। ये टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें आपको मीन दिया रहता है। मीन यानी कि आपको जो दिया है n दिया है, n का वैल्यू 10 दिया है, p प्रोबेबिलिटी जो दी है वो दी है 0.5 और बाइनोमियल जो दिया है वो है 10 0.5। अनदर रैंडम वेरिएबल y is equal to 10 minus x। यहाँ पे एक दूसरा एक और वेरिएबल हम बात कर रहे हैं जो कि 10 minus x है। अब यहाँ पे 10 minus x तो है, लेकिन यहाँ पे अब निकालना क्या है, निकालना ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x minus y। अब निकालेंगे कैसे इसको? अगर आप नहीं है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए साहब, सबसे पहले तो आपको बाइनोमियल लिख लेना है कि जो बाइनोमियल दिया है वो क्या है, बाइनोमियल दिया है 10 0.5। It is an answer as follows: the binomial distribution with parameters n is equal to 10 and p is equal to 0.5 जो कि आपको वैल्यू दी है। Then इसका expected value of a binomial distribution with parameter n and p। यहाँ पे आपको ये याद रखना रहता है, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होता है बाइनोमियल में वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना होता है np, और वेरिएंस की बात करते हैं वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू होता है npq। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं एस्टिमेशन चैप्टर में, एक मीन और एक वेरिएंस। मीन और वेरिएंस यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस यानी कि npq। अब चलिए यहाँ पे हमने लिखी है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x में n की वैल्यू जो दी थी वो लिखी है 10, p की वैल्यू 0.5।
तो इस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन जो निकला वो निकला कितना 5। चलिए अब बात करते हैं आगे। नाउ वी डिफाइन अनदर रैंडम वेरिएबल जो कि हमें दिया था y is equal to 10 minus x. So therefore we can calculate the expected value of the new variable which is y is equal to 10 minus x. So 10 minus x is equal to 10 minus expectation of x. So 10. So यहाँ पे देखिए निकालने के लिए क्या करना है, expectation of y is equal to expectation of 10 minus y, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 और एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालेंगे। ये जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है जिसका कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो दिया है, निकाल चुके हैं कुछ देर पहले। सॉरी यहाँ पे y x आएगा, x की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, जो कि कितनी थी 5 को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकल चुका है जो कि है कितना, यहाँ पे हमने निकाला था कितना 5 आ चुका है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकल गया, अब निकालेंगे ex माइनस जो कि हमें निकालना था। इसको निकालने के लिए जैसे कि हमने लिखा ex माइनस ex की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर आ गया 0। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी मैं रैंडमली देखते हैं क्या कौन सा आया है हमारे पास। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि नॉन कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल x and y are distributed in such a way that variance of x plus y is equal to variance of x minus y, then a जो पॉइंट कह रहा है कि x y आप नेचुरली इंडिपेंडेंटली कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखिए इनमें जितने ऑप्शंस हैं उन सबको हमें एक एक करके 1 by 1 चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि x and y are necessarily independent distributed, दूसरा बोल रहा है कि covariance of x y, तीसरा variance must be equal to variance of y, और चौथा बोल रहा है। अब देखिए एक एक करके हम सबको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो हमने लिख दिया, और अगर हमने आपको अगर एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, देखिए वेरिएंस ऑफ प्रॉपर्टी में ये रहता है कि आपको जो दिया रहता है वो दिया रहता है वेरिएंस ऑफ ए एक्स। यहाँ पे जो एक्स है वो है वेरिएबल, लेकिन a जो है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है वेरिएंस का वो आ जाता है बाहर, लेकिन उसको लग जाता है स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ x वो हो जाता है ये। तो इस तरीके से आपको जब भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आके हो जाता है स्क्वायर, और वेरिएबल का हो जाता है ये। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या बोला था, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल दिए हैं और इक्वल फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट होगा इसमें। देखिए वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई कन्वर्ट होगा इसमें, और वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई होगा इसमें कन्वर्ट। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 और वेरिएंस ऑफ x वाई, देखिए ये यहाँ पे आप इसको याद करेंगे, जैसे कि मैथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है कि वेरिएंस ऑफ x कोवेरिएंस x y प्लस dy vx माइनस 2 कोवेरिएंस x y प्लस v। तो इसको आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखने वाली है, कोई भी ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए बात करें प्रूफ की, तो प्रूफ करने की ज़रूरत अभी नहीं है कि क्यों प्रूफ करना है, कैसा आएगा क्या नहीं आएगा, उसके लिए बस आपको देखना है ये। अब बात करते हैं तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इसमें -2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये वैल्यू यहाँ आती है तो ये जो हो जाएंगे 4, तो 4 कोवेरिएंस इक्वल टू 0, और ये 4 जो है नीचे आते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में जाके हो जाएगा 0, यानी कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा 0। सो 0 जो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपका जो है बी जो है करेक्ट आ रहा है, जिसमें एक्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है
चार ऑप्शन दिए थे, चार ऑप्शन में से हमने एक को प्रूव करके दिखा दिया कि कोवेरिएंस, जो कि हमें रिलेशनशिप दिया गया था, उस रिलेशन से हमने कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने प्रूव करके दिखा दिया जो कि 0 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है 9009368238। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट कर सकते हैं और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं आपको इसका PDF या फिर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको विद इन डे आपको मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर जैसे ही मैसेज मैं आपका देखता हूँ मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें आपको मैथ का एक क्वेश्चन दिया गया है और मैथ के क्वेश्चन में बोला गया है कि A is a 4x4 real non-singular matrix and matrix is B is obtained in the following way. The first row of B is the sum of the first and the second rows of A. The second row of B is the sum of the second and third rows of A. The third and the fourth rows of B are the third and the fourth rows of A respectively. So the rank of B, यहाँ पे आपको रैंक निकालना है ना। सबसे पहले तो दिया क्या था, दिया ये है कि आपको 4x4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें, जो कि हमने ले लिया A11 40 मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको क्या करना है कि AIJ represents the elements of matrix A is and the matrix is formed as follows. The first row of the B is the sum of the first and the second rows of A. तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बोली है कि the first row of B is the sum of the first and the second rows of A. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड रो का, फर्स्ट रो और सेकंड रो का यहाँ पे आपको, तो B जो है फर्स्ट रो और सेकंड रो का सम है, तो ये हमने लिखा। अब इसको हम बात करते हैं, सेकंड रो ऑफ B इज द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रोज ऑफ A। और यहाँ पे आपको बोल रहे हैं तो सेकंड रो ऑफ B is the sum of the second row and the third row of the A का आपको सम कर लेना है। तो यहाँ पे हम सम कर लेंगे इसका, तो यहाँ पे हम एक का सम करेंगे A11 के साथ A20 सम करा, ऐसे ही A12 के साथ A22 के साथ सम करेंगे A13 के साथ। तो ये जो है ना फर्स्ट रो का हम सम करा हमने सेकंड के साथ, और इस वाली लाइन का हमने सेकंड रो का जो है थर्ड वाली रो के साथ। अब आपको तो थर्ड रो का एक और कंडीशन देखिए, थर्ड एंड द फोर्थ रोज ऑफ द बीज आर द थर्ड एंड फोर्थ ए रिस्पेक्टिवली, ये जो दिया है आपको ये हमने इसमें ले लिया। तो ये जो आपको ये दोनों लाइन से यहाँ पे देखिए प्लस थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन हमने इसमें ऐड कर दी। तो ये जो है बी बन के तैयार हो गया। अब आपको इसकी रैंक बतानी है, मेन काम था इसका रैंक बताना। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि जैसे कि आप कैलकुलेट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, the rank of matrix B is the maximum number of the linearity independent rows and the columns in the matrix. To calculate, देखिए सबसे पहले तो जो रैंक डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस पर, उसकी इंडिपेंडेंस पर। अगर जितनी रोज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है वो हमारी उसकी क्या होती है, रैंक होती है। इस रैंक को कैलकुलेट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं रो रिडक्शन टू फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रो रिडक्शन। In this case, we can see that the first and the two rows of B are linearly independent. The first two rows जो हैं वो हैं एक दूसरे से linearly independent. In this case, we can see that the last two rows are the same as the last two rows of the matrix A, so that they are the linearly independent row. So यहाँ पे इस केस में जो दो शुरुआत की जो रोज हैं वो linearly independent है, इस वजह से इसकी जो रैंक होगी वो होगी 2। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आपका एक शायद ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया गया है, 34 नंबर क्वेश्चन नंबर है, और उसमें बोला गया कि आनंद टॉसेस अ फेयर कॉइन
and when the head appears, Bharat does the same experiment with the fair coin. The probability that both of them toss their respective coins the same number of times is. तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ उन्होंने क्या बोला कि आनंद ने टॉस किया एक फेयर कॉइन सी, दूसरा भारत ने भी एक टॉस कर दिया, उसने बोला सेम है मतलब फेयर कॉइन C2, और उनकी कंडीशन क्या बोली कि आनंद टॉस करता है कॉइन को और रुक जाता है अगर हेड आ जाता है। दूसरा ये भारत मतलब एक्सपेरिमेंट करता है, पेयर कॉइन आता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ऑफ देम द रिस्पेक्टिव कॉइन द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इज, देखिए व्हेन आनंद टॉसेस अ पेयर कॉइन until he gets head, there are two possible outcomes. He can get a head on the first toss or he can get on the tail on the first toss and then repeat the experiment again. यहाँ पे देखिए टू केसेस है, टू केसेस है जिसमें आपका जो है या तो टेल आएगा तो भी 1/2, अगर हेड आता है तो भी 1/2 आता है। तो now let's consider possible of आनंद एंड भारत। आनंद और भारत जो है दोनों फर्स्ट टॉस करते हैं, उसके बाद ओनली सिंगल टॉस विद रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो होगी दोनों की वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2, भारत की भी और आनंद की भी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की मिक्स होगी, वो होगी 1/4। आनंद कैसे हेड ऑन द फर्स्ट टॉस एंड भारत कैसे टेल ऑन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस में आपको आनंद को लगता है हेड और सेकंड टॉस में लगता है टेल। इन दिस केस दे डिड नॉट टॉस देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स सेम नंबर टाइम्स, तो इस केस में वो दोनों एक साथ में टॉस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट में मैंने हमने टेल ऑन द फर्स्ट टॉस में तो टेल मिल रहा है उसको, और इसके बाद रिपीट करता है वो अपने को जब तक कि उसको हेड नहीं मिल रहा है सामने से, एंड इन दिस केस दे आल्सो डिड नॉट टॉस देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। और चौथे में बोलते हैं कि बोथ आनंद एंड भारत गेट टेल्स ऑफ द फर्स्ट, दोनों को मतलब दोनों को साथ में हेड मिली है। इस केस में आपको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इन दिस केस दे डिड नॉट टॉस देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ओनली एक सिनेरियो है जहाँ पर सेम नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखो गेट द हेड्स, मतलब एक टाइम पर एक हेड्स, दोनों को हेड्स मिलते हैं, वो की है एक जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। इसलिए हमारा आंसर है 1/4। तो इस क्वेश्चन में बस ये कहना चाहते थे कि जो आनंद है उसको मिलना चाहिए हेड, भारत को सेम एक्सपेरिमेंट करता है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम टॉस देयर रिस्पेक्टिव बाय द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक सेम नंबर पे उनको हेड मिल जाए, उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो वो एक ऐसा केस है कि फर्स्ट टाइम में ही उसको दोनों को हेड मिल जाए और उसको भी फर्स्ट टाइम पे हेड मिल जाए, तो 1/2 1/2 1/4। बाकी सभी केसेस जो हैं फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल केस मिलेगा ही नहीं, इस वजह से ये फेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।